हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। सभी लोग आ जाइए। कल हम देख रहे थे, कल से पहली क्लास ली थी हमने फिजिक्स की, उसमें हमने देखे थे 50 क्वेश्चन और आज भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग आ जाइए। फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल हमने देखे, उससे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो देखो बल क्या होता है, बल को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है? एम ए होता है। एफ क्या है? बल है। और एम क्या है? हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और ए क्या है? हमारा त्वरण है। क्या है? त्वरण है। ठीक है, तो हमारा बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अगर हम इसकी वो निकालें, मात्रक निकालें, तो मात्रक क्या हो जाएगा? देखो द्रव्यमान को किसका मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और देखो त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी विमा निकाल लें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी केजी को एम से, एल और टी की पावर -2। ये क्या हो गई? इसकी बल की विमा हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या हुआ? कह रहा है बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। मतलब आंसर बी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्वीय त्वरण है, वो कितना? पृथ्वी के मून, एम से क्या है? मून बराबर 1/6 होता है अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के। कितना होता है? 1/6 किसके? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। ई से मतलब अर्थ हो गया, यानी एक जी एम मतलब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, और एम जी ई मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ऐसे समझिए, पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति कितने का है? 60 किलो का है। अगर उसे चंद्रमा पे ले जाके उतारा जाता है तो कितने किलो का हो जाएगा? मात्र 10 किलो का हो जाएगा। लेकिन जो हमारा भार जो होता है, अगर आपसे पूछे भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो भार का हम ज्ञात करते हैं एम जी से। एम क्या है? इसमें द्रव्यमान है, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कहीं भी अगर चंद्रमा पे, पृथ्वी पे, सूर्य पे कहीं भी भार मापोगे तो पहले जो भी उसका द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान की उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तब क्या आएगा? इसका आ जाएगा भार। तो अब देखो, अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? जी के, स्मॉल जी के अकॉर्डिंग। यानी जी बदल जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान भी, भार भी बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। वैसे मान लीजिए आपकी लंबाई इतनी है, उतनी लंबाई ही रहेगी, शरीर जितने मोटे उतने ही मोटे रहोगे, लेकिन उसका क्या बदल जाएगा? भार बदल जाएगा। कैसे भार बदल जाएगा? इसमें जी के कारण, क्योंकि जी जो है चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भार घट जाता है। भार क्या होगा? घट जाएगा। और तथा मात्रा अपवर्तित रहेगी। यानी मात्रा मतलब द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, भार उसका चेंज हो जाए। किसके कारण? स्मॉल जी के कारण, क्योंकि स्मॉल जी पृथ्वी की अपेक्षा क्या है? चंद्रमा पर कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? अगर हम भूमध्य रेखा से, देखो इसे मैं समझाता हूं आपको। ये मान लीजिए ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यह है इसकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा है। ये क्या है? देखो दक्षिण ध्रुव। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, बात करें इसकी तो ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। अब हम देखेंगे, देखो जी का मान। अगर बात करें जी का मान, स्मॉल जी का जो मान होता है, देखो ध्रुव, दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर यहाँ क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होगा। जी का मान जो होगा ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। देखो यहां भी क्या होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम। अगर बात करें भूमध्य रेखा पर,
तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, निम्नतम होगा। क्या, निम्नतम। अगर बात करें पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। स्मॉल जी का मान पृथ्वी केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कम होगा। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, अधिकतम होगा। और उत्तरी ध्रुव पर, ध्रुव की पर क्या होगा, अधिकतम होगा। और जैसे जैसे हम केंद्र से क्या बढ़ेंगे, ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम केंद्र से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या, बढ़ता है। जैसे ही हम केंद्र से ध्रुव की ओर चलते हैं तो हमारा जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। शरीर का वजन, शरीर का वजन बताइए। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है। देखो मैंने क्या बताया आपको, स्मॉल जी, स्मॉल जी जो भार होता है हमारा, भार, भार क्या बताया मैंने, भार जो होता है वो होता है एम जी। एम क्या है, ध्रुवमान, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, अगर बात करें, अगर सभी सतह पर क्या होता है, जी का मान बराबर नहीं होता। अगर जी का मान पूरी सतह पर कहाँ बराबर होता है, केंद्र पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है। अगर सभी जगह जी का मान समान होता तो पृथ्वी के सभी जगह पर समान रहता भार, लेकिन जी का मान सभी जगह समान नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखें, ध्रुवों पर जी का मान, ध्रुवों पर भार अधिकतम होगा। ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पे आपने देखा जी का मान अधिकतम होता है, तो जी पे का मान जब ध्रुवों पे अधिक है तो क्या होगा, तो वजन भी हमारा कितना होगा, सबसे अधिक किस पर होगा, ध्रुवों पर ही होगा। तो आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम। तो हम यानी द्रव्यमान गुणा जी से करेंगे तो क्या हो जाएगी, भार क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। देखो ये क्या, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पे अधिकतम कैसे हो जाएगा, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर क्या है, जी का मान निम्नतम है। जी का मान क्या है, निम्नतम है भूमध्य रेखा पर। और देखो मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है, नहीं, पहाड़ों की तुलना पर, पहाड़ों पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी से अगर आप जमीन से नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा, और जमीन से ऊपर भी जाएंगे तो भी जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों। क्योंकि क्योंकि देखो स्मॉल जी का मान जो होता है, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है, पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। यानी कि जब वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो आदमी अधिक उछल लेगा। क्यों, क्योंकि बल पृथ्वी, वो चंद्रमा अपनी ओर कम ताकत से खींचता है और पृथ्वी अपनी ओर अधिक ताकत से खींचती है। ठीक है, तो इसे देखो क्या है, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, नहीं, खुरदरी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये भी बात ठीक है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ये करेक्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है, कि पृथ्वी, चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कम होता है। कितना कम होता है, देखो 1/6, लगभग पृथ्वी पर चंद्रमा का 6 गुना क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। चंद्रमा पर देखो वायुमंडल तो है, बहुत बारीक है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन है बहुत बारीक, ना के बराबर है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाए, सी, चंद्रमा में गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्योंकि पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर 6 गुना होता है चंद्रमा के। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। चंद्रमा देखो क्या है, चंद्रमा ठंडा, जिधर सूरज पड़ता है उधर गर्म रहता है, और जिधर सूरज नहीं पड़ता उधर क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो इसका एक सूत्र होता है, देखो कार्य बराबर क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। m क्या है इसमें, देखो द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है। स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और h की बात करें तो ये क्या है, ऊंचाई है।
तब देखो हमें इस सूत्र में रखना है एफ डब्ल्यू क्या है, कार्य है। इस डब्ल्यू मतलब क्या है, कार्य। डब्ल्यू बराबर कार्य है, ठीक है। अब कार्य निकालना है हमें, तो एम एन क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 केजी दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 20 केजी, ठीक है। और देखो जी का मान, स्मॉल जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान जो रखते हैं हम रखते हैं 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, सीधी सीधी वैल्यू 10 रख लेंगे, ठीक है। और ऊंचाई इसकी क्या दे रखी है, देखो 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर ऊंचाई है, तो हम 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 जूल, 200 जूल। यानी कि अगर 20 किलो के वजन को जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए हमें कितना वजन, कितना कार्य करना पड़ेगा, 200 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना, 200 जूल, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और अधिकतम कार्य। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना ये कार्य क्या होता है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होता है। कार्य बराबर तो होता है बल गुणा विस्थापन, क्या, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन। देखो अगर देखो हम क्या करेंगे, बल को 0 कर देंगे तो कार्य 0 हो जाएगा, या फिर विस्थापन को 0 कर दे तो भी कार्य 0 हो जाएगा। देखो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हो, आपने क्या किया, एक दीवार दी और दीवार पे धक्का लगाने लगे ऐसे, तो दीवार पे तुम्हारे धक्का लगाने से दीवार खिसक थोड़ी जाएगी, दीवार खिसकी थोड़ी, दीवार अपनी जगह पर ही रही, मतलब विस्थापन नहीं हुआ, दीवार जहां थी वहीं रह गई, विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन नहीं होने के कारण क्या हुआ, विस्थापन क्या हो गया, देखो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, क्या 0 हो गया। अब कार्य की गुणा, अगर हम कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, अब इसमें विस्थापन क्या हो गया 0, तो बल गुणा 0 कर देंगे, विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि कोई भी कार्य नहीं, मतलब उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो फिजिक्स में कार्य का मतलब कुछ अलग है। फिजिक्स कार्य जब ही मानती है जब उसमें क्या हो रहा हो, विस्थापन हो रहा हो। जैसे मान लीजिए खड़ी है, मान लीजिए कार खड़ी है, अब कार पे खड़ी है, कार खड़ी होने के कारण तुमने आप पीछे से धक्का लगाया तो कार्य आगे खिसक गई। जब कार्य अन्य थोड़ा विस्थापन हुआ, गाड़ी आगे खिसक गई, तो उसमें कार्य मानती है फिजिक्स। अगर मान लीजिए आपने बल लगाया दीवार पर, और दीवार तो वहीं रहेगी, आपके बल लगाने से आगे पीछे खिसकेगी नहीं, तो दीवार में बल लगाया लेकिन दीवार खिसकी नहीं, तो क्या हुआ, वहां कार्य 0 हो जाता है। फिजिक्स कार्य जब ही मानता है जब उसमें क्या हुआ हो, विस्थापन हुआ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है, तेज चल सके इसलिए, फिसलने की संभावना कम हो जाए इसलिए, शक्ति संचरण हेतु या स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए। देखो ये मान लीजिए यह क्या है, ऊंचाई है, चढ़ाई है, और यहां कोई मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, अब वो ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करेगा तो उसे क्या करना होगा, देखो आगे की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा, क्योंकि उसे अपना स्थायित्व को बनाए रखना है। अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। तो क्या करता है, वो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर झुककर चलता है। क्यों, क्योंकि उसका स्थायित्व बना रहे और आगे की ओर बढ़ता रहे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या यह एक आश्चर्य है। तो इसमें से बताइए इसका क्या होगा। देखो कोई जो पीसा की जो मीनार है वो थोड़ी तिरछी खड़ी हुई है, कैसी है, तिरछी है, हल्की तिरछी है, हल्की तिरछी है। और ये क्या है, पृथ्वी है,
अब ये कह रहा है कि क्यों नहीं तिरछी, तिरछी है फिर झुकती क्यों है। तो बात करें तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र वाला गुरुत्वीय केंद्र है वो कहां से होकर गुजरती है, जीरो से होकर गुजरती है। कहां से, जीरो से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, जीरो से होकर गुजरती है, मतलब यहां से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसकी जो 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 गुरुत्व रेखा है, यह गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र वाली यहाँ है और यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या हो गया यहाँ, और यहीं क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। यानी कि जो पीसा की मीनार वो डायरेक्ट जमीन से नहीं है, वो नीचे से होकर गई है, नीचे भी है, उसकी नींव क्या है, नीचे भी है, इसलिए इसका गुरुत्व केंद्र बीच में पड़ जाता है, और बीच में पड़ने के कारण ये अपने आप को बैलेंस रख पाती है, और बैलेंस होने के कारण क्या होता है, ये अपने आप को स्थायित्व बनाए रखती है। तो इसकी जो गुरुत्व केंद्र की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहां से होकर जाती है, इसके आधार से होकर जाती है। कहां से, आधार से होकर जाती है, इसलिए ये नहीं गिरती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों। पानी का में जो अगर हम क्या, जैसे ठंडियों में पड़ती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर एरिया है अपने यहाँ की, जम्मू कश्मीर एरिया में जैसे ही ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पाइप जो है फट जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी जम जाता है, जम जाने के कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है। कैसे, देखो बात करें हम पानी की, तो पानी जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तापमान, इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये पॉइंट याद करने लायक हैं, पूछे जाते हैं। पानी का घनत्व कितने डिग्री पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन होता है, पानी का आयतन निम्नतम होता है। कितना होता है, निम्न होता है। और बात करें पानी की, तो पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है। और जब पानी का आयतन बढ़ जाता है, मान लीजिए जब पाइप है, पाइप में क्या है, पानी भरा हुआ है, और पानी भरे होने के कारण क्या हुआ, बर्फ में बदला, बर्फ में बदलने से पानी का क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया, और उसके पाइप का आयतन तो उतना ही है, जब आयतन बढ़ेगा पानी का तो क्या होगा, पाइप फट जाएगी। क्या हो जाएगी, पाइप फट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बर्फ में जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, नहीं, बर्फ में जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तथा उसकी एक कठोरता पाइप को तीर देती है, ये भी नहीं होगा। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, आंसर सी ठीक हो जाएगा, कि पानी जब जम जाता है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, आयतन इसका बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों। यानी कोई वही क्वेश्चन है जो जस्ट हमने पहले देखा। क्या होता है इसमें, यानी जब पानी की बोतल फुल भरी हुई है, मुंह तक भरी हुई है, और उसकी आपने डाट लगा दी, उसके बाद क्या किया आपने, उसे जमा दिया बर्फ में। बर्फ जब बनेगी तो क्या होगा, आयतन उसका बढ़ेगा, पानी का आयतन बढ़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद। जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, बोतल फट जाएगी, बोतल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। देखो क्या होता है, जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि जल में जमने के बाद पानी क्या होता है, अपना आयतन को बढ़ाता है, और आयतन बढ़ाने के कारण क्या होता है, बल्ब टूटने की आशंका रहती है बोतल की, बोतल हो या पाइप हो, कुछ भी हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
पहले ये देखिए, मैं समझाता हूं आपको, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, बात करते हैं। देखो, अगर हम जीरो ऐसे समझिए 10 डिग्री से लेकर अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे, ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे, माइनस छोड़िए, जीरो ले लीजिए, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे, तो देखो जब हम 4 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो क्या होगा, पानी का आयतन क्या होगा, पहले क्या होगा, घटेगा। पानी का आयतन क्या होगा, पहले घटेगा। पानी का आयतन घटेगा, ये लिख लेना, याद रखने की जरूरत है इसे। और 4 डिग्री से अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो भी पानी का आयतन क्या होगा, पानी का आयतन बढ़ेगा। पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी कहां तक ले गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होता है, पानी का आयतन घट जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। घनत्व क्या होता है, एकांक द्रव्यमान में अधिकतम, यानी एक, मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास पानी लिया और उसमें कितना वजन है, जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। ये समझ लीजिए सरल भाषा में। हमने क्या कहा, देखो 10 से 4 तक गए तो आयतन क्या होगा, घटेगा। और 4 से अगर हम 0 तक जाते हैं तो भी पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर -10 डिग्री से लेकर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बढ़ाते हैं तो भी आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर क्या हो जाएगा, 9 डिग्री से 4 डिग्री तक पहले क्या होगा, घटेगा, और 4 डिग्री से 3 डिग्री तक क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो किसमें बनना है, पहले आयतन पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। मतलब आंसर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए पानी द्वारा विस्थापित धारा का भार कितना होता है, ये आपको बताइए। नाव के भार से कम, नाव के भार के ज्यादा, नाव के उसी भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। देखो इसे क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होना चाहिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई हम वस्तु को, ध्यान से सुनना, जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो क्या होता, उस वस्तु में उस वस्तु के भार में क्या आती है, कमी आती है। जैसे ही मान लीजिए पानी को में अगर कोई वस्तु डुबोते हैं तो उसके भार में क्या आती है, पानी की कमी आती है, भार में कमी आती है। पानी में डुबोने से उस वस्तु के भार में कमी आती है। मतलब अगर बाहर उसे तोलोगे तो 10 किलो की होगी, और जब पानी में जब रख के तोलोगे तो वो 8 किलो की रह जाएगी। मतलब उसमें 2 किलो भार की क्या हो गई, कमी हो गई। और वो 2 किलो भार की जो कमी हुई है वो क्या, कितनी कमी हुई है, 2 किलो भार। और 2 किलो भार की कमी किस लिए हुई है, क्योंकि उसने 2 किलो पानी को विस्थापित कर दिया। मतलब कोई भी वस्तु अगर पानी में डुबोई जाती है तो उसके द्वारा विस्थापित पानी के बराबर उसके भार में कमी हो जाती है। यह किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका, कि जब हम पानी में डुबोएंगे किसी वस्तु को तो क्या होगा, वो अपने भार के कमी के बराबर पानी को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो देखो क्या हो जाएगा, नाव के उस भाग के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे है। नाव को जो हम डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है। कितनी कमी आएगी, जितनी नाव की जो सतह है नीचे वाली, जो पानी में डूब जाएगी, जो पानी में डूबी होगी, उतने ही भार में क्या आएगी, उसके कमी आएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। इसमें कौन सा नियम लागू होगा, गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले तथा दूसरे नियम के संयोजन। देखो गति का पहला नियम समझिए। गति का पहला नियम क्या कहता है,
जब कोई वस्तु क्या है, ब्राह्मावस्था में है, तो वह ब्राह्मावस्था में ही रहेगी। कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है, तो ब्राह्म अवस्था में रहेगी। या कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई ही बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, ऐसे समझिए, साधारण भाषा में समझिए। ऐसे मान लीजिए कोई कार खड़ी हुई है रास्ते में, जब तक आप उस पर एक्स्ट्रा बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो क्या रहेगी, ब्राह्म अवस्था में रहेगी। ऐसे ही अगर गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी को अगर जब तक तुम ब्रेक लगाकर या एक्स्ट्रा बल नहीं लगाओगे, तब तक वो क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। ठीक है, गतिशील यानी या तो अगर वो ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, या अगर वो गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, ये क्या गति का प्रथम नियम है। अगर बात करें तो कोई कालीन है, कालीन क्या है, गंदा है, उसे अगर आप डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है। ऐसे कालीन, ऐसे मान लीजिए कालीन ले लिया हमने, ऐसे समझिए, अभी मैं पेपर की मदद से समझाता हूं। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, कालीन है। ठीक है, अगर मैं इसमें डंडे से ऐसे चोट मारूंगा तो क्या होगा, ये आगे की ओर खिसकेगा, पेपर आगे को बढ़ जाएगा। जब पेपर आगे को बढ़ेगा तो इसमें उपस्थित धूलकण, कालीन में उपस्थित धूलकण क्या होंगे, इस डंडे के साथ ही आगे की ओर चलेंगे। अब आगे की ओर चलेंगे, जैसे ही डंडे को मैं पीछे हटाऊंगा तो कालीन पीछे हटा रह जाएगा, और जो ब्राह्म अवस्था में क्या थे, हमारे अणु थे, जो अणु ब्राह्म अवस्था में थे वो ब्राह्म अवस्था में ही रहे, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, वो जमीन पर गिर गए। ठीक है, आप आई होप समझ गए होंगे। यानी कि जब हमने डंडा मारा कालीन पर, तब क्या हुआ, उसके अणु भी इस कालीन के, ऐसे मान ले हमने यहाँ डंडा मारा इसमें, तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के कारण इसमें धूल कण भी थे, वो भी आगे बढ़े। वो किसमें थे, पहले ब्राह्म अवस्था में थे, और डंडा पड़ने के कारण वो आगे बढ़ गए, और जैसे ही डंडा पीछे हटा तो कालीन पीछे आ गया, और धूल के कण वहीं विराम अवस्था में रह गए, और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर गए। तो ये नियम किस पे लागू होता है, गति के प्रथम नियम पर। कौन सा, अगर किसी कालीन को सफाई के लिए यदि उसमें छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम। कौन सा, गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, बताइए। देखो, हमारी जो सड़क होती है, सड़क क्या होती है, खुरदुरी होती है। क्या होती है, खुरदुरी होती है। जब सड़क खुरदुरी होती है तो क्या होता है, उसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है। देखो, खुरदरी वस्तु पर घर्षण अधिक होता है, और देखो चिकनी वस्तु पर घर्षण कम होता है। यानी अगर कोई वस्तु खुरदरी है तो उस पर क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा, और कोई वस्तु चिकनी है तो उस पर घर्षण बल कम होगा। यानी कि घर्षण बल कम होने के कारण क्या होता है, हम चिकनी वस्तुओं पर फिसलने लगते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कीचड़ में जो होती है वो क्या करती है, स्नेहक का काम करती है, हमारे पैर के और जमीन के बीच में स्नेहक का काम करती है, इसलिए हमारे पैर क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां घर्षण बल कम हो जाता है। स्नेहक क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है, और घर्षण बल कम होने के कारण क्या होते हैं, हम उस पर फिसलने लगते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सड़क पर चलने पर की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, नहीं। सड़क बर्फ की सख्त होती है, नहीं।
जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में क्या होता है, देखो बर्फ क्या होती है, चिकनी होती है, और सड़क क्या होती है, खुरदरी। तो खुरदरी में क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा, और चिकनी सतह में घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, घर्षण कम होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स के, यानी जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी देखे होंगे, क्रिकेट खिलाड़ियों के या फुटबॉल खिलाड़ियों के जूते देखोगे तो उसमें नीचे देखोगे उसमें कांटे निकले हुए होते हैं। कांटे निकले हुए होते हैं। कांटे क्यों निकले हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन के साथ घर्षण को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या खिलाड़ी फिसले ना। ठीक है, तो आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा, डी, कि बर्फ में जो होता है सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, क्योंकि बस जस्ट वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा। क्या होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण, बर्फ मुलायम तथा स्पंजी होता है, रोड़ी कठोर होती है। नहीं, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी देखें क्या, सी क्या है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बर्फ चिकनी होती है और उस पर क्या होता है, घर्षण बल कम होता है, और रोड़ी क्या होती है, खुरदरी। खुरदरी पे उस पर क्या होता है, घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा सिलेंडरों को, ऐसे मान लीजिए गोल लकड़ी है, और गोल लकड़ी को अगर उसे खींचते हैं तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, और अगर हम लुढ़का के ले जाते हैं उसे तो घर्षण बल कम लगता है। इसी कारण क्या होता है, हमें लुढ़काना आसान होता है खींचने की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि देखो खींचने पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा, खींचने पर घर्षण बल अधिक होगा, अधिक होगा। लुढ़कने पर घर्षण बल कम होगा। देखो कौन सा आंसर बनना है। अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो क्या होता है, उसका घर्षण बल अधिक लगता है, अगर हम लुढ़काते हैं तो उस पर घर्षण बल कम लगता है। देखो जब किसी खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। यही हो जाए मतलब कि जब हम लुढ़काते हैं तो घर्षण बल क्या होता है, कम होता है, और जब हम खींचते हैं तो खींचने पर घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो आंसर हमारा बी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब स्तर क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, नदी का पानी जो होता है, नदी का पानी मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। इसका घनत्व कम होता है। मीठे पानी क्या होता है, घनत्व कम होता है। ठीक है, अगर बात करें समुद्री पानी की, समुद्री पानी कैसा होता है, खारा होता है, खारा होता है, और इसका घर्षण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। जब हम क्या करते हैं, जब जहाज को हम क्या करते हैं, नदी के पानी में ले जाते हैं तो इसका क्या है, मीठा पानी, और इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो पानी क्या होगा, घनत्व कम होने के कारण अधिक डूब जाएगा। और बात करें समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, और खारा होने के बाद कारण उसका घनत्व अधिक होता है, तो पानी से जहाज थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही पानी का जहाज नदी से हम समुद्र में ले जाएंगे तो उसका स्तर थोड़ा उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। यानी लोहे की कोई कील है, पारे में अगर डुबाओगे तो नहीं डूबेगी, तैरती रहेगी, और अगर बात करें पानी की तो पानी में डूब जाती है। क्यों, क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वो
पानी कील के घनत्व से अधिक होता है। पारे का घनत्व जो होता है कील के घनत्व से, लोहे के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन पानी का जो घनत्व होता है वो लोहे के घनत्व से कम होता है, इसलिए उसमें डूब जाती है। देखो देखो बात करें, देखो पारे का घनत्व, पारे का घनत्व अधिक होता है किससे? लोहे से, लोहे से, ठीक है। अगर बात करें लोहे का घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होता है। अब क्या होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें लोहा नहीं डूब सकता। ऐसे ही आपने देखा होगा पानी में अगर पेट्रोल या डीजल को आप मिलाते हैं तो पानी और पेट्रोल ऊपर रह जाती है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है किससे? पेट्रोल से, ठीक है। तो इसलिए जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे बैठेगा और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही देखो पारे का घनत्व क्या होता है? लोहे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए लोहा इसमें डूब नहीं पाता। और पानी की, लोहे की और पानी की बात करें तो पानी की अपेक्षा लोहे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इसमें डूब जाती है, ठीक है। तो आंसर देखो क्या होगा, लोहे की पारे की रासायनिक क्रिया के प्रवृत्ति, तो नहीं, ये नहीं होगा। लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम है, यानी लोहे का पानी, जो लोहे का घनत्व जो है पानी से क्या है? अधिक है, और पारे से क्या है? कम है, इसलिए इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। जब कोई ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो मैंने जिसे बताया था, यानी जो वस्तु अगर पानी में डूब रही है, जितनी डूबेगी उतना ही क्या करेगी? पानी को विस्थापित करेगी, ठीक है। ये किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसे हम पहले देख चुके हैं। देखो क्या होगा, विस्थापित पानी के बराबर, जितना पानी विस्थापित करेगा उतनी ही उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, जब आप अपनी बाल्टी को कुएं में डुबाते हैं तो जब वो बाल्टी पानी के अंदर होती है तो तुम आसानी से खींच लेते हो। क्यों? क्योंकि पानी में भार की कमी हो जाती है। जैसे ही पानी की सतह से बाल्टी ऊपर उठती है तब आपको क्या वजन महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भार की कमी वापस क्या होता है? पूरे भार में आ जाती है बाल्टी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी में तैरती है किंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? बताइए। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने में बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। बताइए। अब इसमें भी क्या है? घनत्व का खेल है। देखो बात करें, देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो बर्फ है पानी से क्या होती है? हल्की होती है। बर्फ क्या होती है? पानी से हल्की होती है। क्यों होती है? देखो बर्फ क्या होती है? पानी से हल्की होती है, तथा अल्कोहल यानी दारू शराब जो होती है वो क्या होती है? पानी से, देखो अल्कोहल पानी से भारी होती है। देखो ऐसे समझिए, बर्फ है, ये क्या है? बर्फ है, और ये है पानी, ठीक है। अब इसमें हम बर्फ क्यों तैरने लगती है? क्योंकि इसमें पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और मैंने बताया आपको बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है, लेकिन जो बर्फ होती है, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है पानी की अपेक्षा, ठीक है। अब बात करें एल्कोहल की, बर्फ और एल्कोहल की। एल्कोहल एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल जो होती है बर्फ से क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए बर्फ में डूब जाती है। यानी बर्फ क्या होती है? शराब से क्या होती है? भारी होती है, इसलिए क्या हो जाती है? तली पर बैठ जाती है, ठीक है। तो अगला आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की जो गोली होती है वो पारे में क्यों तैरती है? ये जस्ट हमने अभी देखा लोहे की कीलवारी के हिसाब से, बस्ट वही क्वेश्चन है, इसने क्या बदल दिया? स्टील की गोली की जगह क्या रख दिया था? कील रख दिया था। तो क्यों तैरती है? क्योंकि स्टील का जो होता है घनत्व कम होता है किससे? पारे से, इसलिए। तो देखो किसमें बन रहा है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यानी पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए हमारा जो स्टील जो पानी पर तैरने लगती है, गोली पानी पर तैरने लगती है। आगे देखो, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी पर भारी बाल्टी में गिराया जाता है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई बाल्टी भरी हुई है, देखो ये क्या है?
पारे की बाल्टी है, इसमें क्या भरा हुआ, पारा भरा हुआ है, क्या है, पारा भरा है, और ऊपर से हम इसमें गेंद गिरेंगे तो गेंद क्या होगी, ऊपर ही तैरने लगेगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि लोहे का घनत्व पारे से घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पानी की यह पारे की सतह पर क्या होती रहेगी, तैरती रहेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि लोहे का घनत्व, क्योंकि क्या होता है, लोहे का घनत्व जो होता है, लोहे का घनत्व कम होता है किससे, पारे के घनत्व से। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लोहे की जो भी वस्तु होंगी पारे पे क्या रहती हैं, तैरने लगती हैं, ठीक है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए। मैं ये बता चुका हूं। बात करें तो किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। और इस पर ही क्या होता है, आयतन अधिक न्यूनतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है, निम्नतम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है, निम्नतम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। अरे वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो उसमें क्या अपवर्तित रहेगा, बताओ। ऐसे मान लीजिए पहले क्या थी, कोई 10 किलो की 10 किलो चीनी थी, ठीक है। बाद में क्या कर दी, 8 किलो चीनी कर दी हमने। तो हमने क्या कर दी, मात्रा बदल दी। पहले क्या थी, 10 किलो थी, फिर बाद में 8 किलो थी। तो बताओ आयतन, आयतन ही बदल जाएगा। आयतन क्या है, जितनी वस्तु में, ऐसे मान लीजिए इसे रखा था एक, मान लीजिए ये क्या था, बोरी थी, ये 10 किलो की बोरी थी और ये क्या हो गई, पूरी भर गई। लेकिन हम इसमें से 2 किलो निकाल दी तो ये खाली रह गई। तो इसका आयतन भी क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, इसका बदल गया। क्योंकि इसमें पूरी भरी थी, इसमें आके खाली हो गई, तो आयतन बदल गया। आके देखो भार, भार तो बदल ही गया। देखो पहले 10 किलो थी, फिर बाद में 8 हो गई। अब बात करें द्रव्यमानी, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमानी तो एक भारी है, मास है। तो द्रव्यमान भी बदल गया। अब क्या नहीं बदला, घनत्व तो नहीं बदला। घनत्व, घनत्व क्यों नहीं बदला, 1 किलो चीनी में मान लीजिए 1 कटोरा भर जाता है, तो इसमें भी 1 किलो चीनी में भी 1 कटोरा ही भरेगा। मतलब घनत्व इसका नहीं बदला, घनत्व क्या रहा, सेम रहा। यानी कि अगर हम मात्रा बदलते हैं तो उसके घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता है। घनत्व का मतलब क्या है, यानी एकांक द्रव्यमान में के भार को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है और इसका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, अधिक होता है नदी के पानी के, नदी का घनत्व की अपेक्षा। नदी के पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है, किसके अपेक्षा, समुद्र के पानी के घनत्व के। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र में, समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंग तैराक को तैराने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात करें तो हमने क्या देखा, घनत्व का अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है, अधिक होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं। देखो पहले पता होना चाहिए बादल बनते कैसे हैं। क्या होता है, देखो जब जब गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, जितनी भी नदियां, तालाब या समुद्र हैं, उनमें क्या होता है, पानी को भाप बनाती है। जैसी गर्मी पड़ती है तो वो भाप बनाती है। भाप बनाकर क्या होती है, वो हल्की होती है वायु, और जो वायु हल्की होती है वो क्या होती है, आसमान में उठ जाती है। और बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, बादल बनता है। इसलिए बादल जो होता है, वायुमंडल दाब से उसका घनत्व कम होता है। उसके कारण क्या होता है, बादल में बादल क्या वायुमंडल में तैरने लगते हैं। किस कारण, घनत्व के कारण। किसके कारण, निम्न घनत्व के कारण। इनका घनत्व क्या होता है, बादल का वायु से कम होता है। वायुमंडलीय दाब कितना हमारा, 1 बार है। और 1 बार की अपेक्षा क्या होता है, जो हमारे बादल होते हैं उनका घनत्व कम होता है, इसलिए ये वायुमंडल में तैर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है।
बात करें देखो आइसबर्ग की। आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होते हैं? आइसबर्ग होते हैं बहुत बड़े बड़े बर्फ के टीले जो समुद्र में होते हैं। समुद्र में बहुत बड़ा बर्फ का टीला है, तो वो समुद्र में है, तो उस बर्फ के टीले में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब हम बात करें, ये मान लीजिए बर्फ का टीला आइसबर्ग है, क्या है, आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, ठीक है। अब बात करें, देखो कितने, एक हिस्सा तो इसका क्या रहता है, बाहर रहता है, और इसके देखो 8 हिस्से क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। मतलब 1/9 भाग, ऊपर वाला भाग कितना हो गया, 1/9 भाग। 1/9 भाग क्या रहता है, ऊपर रहता है, पानी की सतह से ऊपर रहता है, और 8/9 भाग कितना, 8/9 भाग ये कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। अगर कोई आइसबर्ग आपको बाहर से दिख रहा है, तो समझिए कि जितना बाहर वो दिख रहा है उससे 8 गुना बड़ा वो पानी के अंदर होगा। आइसबर्ग का 9 में से एक हिस्सा बाहर दिखता है, बाकी सारा आइसबर्ग क्या होता है, पानी के अंदर होता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि आइसबर्ग का जो 1/9 में भाग है, ये पानी से कहाँ रहता है, बाहर रहता है, बाकी सब कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई बढ़ती जाती है समुद्र में, आप नीचे गहराई बढ़ती जाएगी तो क्या होता है, दाब बढ़ता चला जाता है। क्यों, ऐसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए आप पानी में खड़े हो जाइए, पानी में खड़े हैं, मान लीजिए कोई 5 फीट ऊंचा, 5 फीट की गहराई में है, तो क्या होगा, आपके सर पर जितना आपके सर के क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर क्या लग रहा होगा, आपके 5 फीट पानी को झेलने की क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए शरीर में, तब आप क्या कर पाएंगे, झेल पाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप पानी के नीचे चले जाएंगे, जितना क्षेत्रफल होगा उतने ऊंचाई का पानी का दबाव आप पर डालेगा, या दबाव बढ़ता चला जाता है। जैसे गहराई में जाएंगे पानी का घनत्व तो चेंज होता ही होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में पानी के नीचे जाएंगे उसका दबाव बढ़ता चला जाता है, पानी का वजन बढ़ता चला जाता है। जैसे नीचे जाएंगे तो पानी का क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। उस दबाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बांध की दीवारों को चौड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बांध की दीवारों को चौड़ा बनाते हैं। देखो प्रेशर या दाब, दाब बराबर लिखिए, हिंदी में लिख लेते हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर आप देखिए क्या करना है आपको, अगर क्या करना है, दाब को कम करना है तो आपको क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या करेंगे, बढ़ाओगे। क्यों, अगर हम देखो बांध के दाब को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे हमारा बांध टूटे ना। अगर बांध के दबाव को हम कम करेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। किसका, दीवार को मोटी बना देंगे और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, दबाव को हम कम करते हैं। देखो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, या गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, या गहराई के साथ, गहराई बढ़ने के साथ द्रव्यमान घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे जैसे हमारी पानी की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, पहले देखो ये रिलेशन याद रखिए, क्या है, दाब, दाब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गलनांक, गलनांक, गलनांक। ठीक है, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी दाब को बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर जैसे ही आपने दाब को घटाया है तो हमें गलनांक को बढ़ाना, बढ़ जाएगा। जैसे ही दाब घटा वैसे ही गलनांक बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर क्या होता है, वायुमंडल दाब कम होता है। वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्या होता है, बर्फ पिघलती नहीं है, बर्फ जमी की जमी रहती है ज्यों की त्यों। और जैसे ही जब वो बर्फ का टुकड़ा टूट कर नीचे आता है तो नीचे आने पर वो पिघल जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे वायुमंडल दाब अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है। समझे, जैसे ही हमने दाब बढ़ाया तो हमारा गलनांक क्या हो गया, कम हो गया।
मतलब जल्दी पानी, ऐसे जल्दी पानी, बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पहाड़ी एरिया में क्या होता है, दाब कम होता है, इसलिए वहां बर्फ जमी रहती है। और तली एरिया में दाब ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ बर्फ पड़ती भी है ना तो तुरंत ही तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत दबाव होने के कारण बर्फ जल्दी पिघल जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर, जब बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब पड़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ का जैसे ही हम दाब को बढ़ाएंगे वैसे ही हम क्या करते हैं, गलनांक को घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, देखा होगा आपने, चौराहे पर फुब्बारे बने होते हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने देखा होगा ये फुब्बारा है और इस पर या गेंद होती है, गेंद रखी हुई है, तो इसमें क्या चलता है, पानी का प्रेशर चलता है। पानी का प्रेशर चलने के कारण क्या होती है, गेंद ऊपर घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है, क्योंकि जो पानी के द्वारा नीचे से प्रेशर लगाया जा रहा है बॉल पर, वो बॉल के भार से अधिक है। यानी कि अगर इस पानी से द्वारा इस बॉल पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो जो पानी के द्वारा लगाया गया बल है वो क्या है, बल के वजन से अधिक है। कैसे, देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, पानी द्वारा लगाया गया बल, नी द्वारा लगाया गया बल लगाया गया बल अधिक होता है किससे, बॉल के वजन से, बॉल के भार से। बॉल का जो भार है उससे जो पानी के द्वारा लगाया गया बल है वो अधिक होता है, जिसके कारण क्या होती है, बॉल आराम से पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है, और पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पानी के श्यानता के कारण। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने देखो क्या बढ़ाया, एक रिलेशन और होता है, देखो प्रेशर यानी दाब बराबर होता है 1 वेग। जैसे ही हम अगर वेग को बढ़ा देंगे तो दाब घट जाएगा। दाब जो लगा रही है, जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया दाब क्या हो गया, बॉल का दाब घट गया। घट गया मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पानी के द्वारा लगाया गया जो बल है नीचे से, दाब है, वो क्या करता है, बॉल के भार के बराबर से ज्यादा हो जाता है, इसलिए बॉल क्या होती है, आसानी से तैरने लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी के वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। जैसे ही वेग बढ़ा वैसे ही क्या हो जाएगा, दाब घट जाएगा। ठीक है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पिघलता है क्यों, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। ये क्या रहा है, भारी हिमखंड शीर्ष, हिमखंड मतलब ग्लेशियर, जैसे आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे हिमनद है, गोमुख है, जहां से हमारी गंगा निकलती है। उन ग्लेशियर पर क्या होता है, पानी नहीं जमा रहता है, बर्फ हमेशा 12 महीने जमे रहती है, बर्फ जमा रहती है। अगर बर्फ वो टूटती है, लुढ़कती लुढ़कती जब नीचे आती है, तो नीचे क्या होता है, वायुमंडल दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण क्या होती है, उसका गलनांक कम हो जाता है, और गलनांक कम होने के कारण क्या होती है, बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, क्या होता है, देखो दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, गलनांक। अगर बात करें, देखो पहाड़ों पर, पहाड़ पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में दाब कम होता है, वायुमंडल दाब क्या होता है, कम होता है, वायुमंडल दाब कम होता है। हिम जितने भी हिमखंड कहाँ होते हैं, पहाड़ी एरिया पर, और पहाड़ी एरिया पर क्या होता है, दाब कम होता है, और दाब कम होने के कारण क्या होता है, गलनांक अधिक होता है, इसलिए बर्फ वहां पिघल नहीं पाती। और अगर हम देखें, देखो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, वायुमंडल दाब अधिक होता है, वायुमंडल दाब अधिक होता है, अधिक होने के कारण क्या होता है, दाब जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा,
और देखो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, तो किस कारण होता है, नीचे तल पर तापमान अधिक होता है, नहीं, नीचे तल का तापमान अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। मतलब बी क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। पहाड़ों पर वायुमंडल दाब कम होता है, इसलिए गलनांक वहां अधिक होता है, और निचले तल पर वायुमंडल दाब अधिक होता है, इसके कारण गलनांक कम हो जाता है और बर्फ जल्दी पिघल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों। पहले देखो सूत्र क्या होता है प्रेशर का, ये याद रखियो। प्रेशर का सूत्र क्या बताया हमने, क्या होता है, बल यानी फोर्स बटे क्या होता है, एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किससे डोनेट करते हैं, ए से डोनेट करते हैं, किससे, ए से। तो अगर बताओ हमें क्या करना है, दाब को अगर कम करना है तो हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम दाब को कम करेंगे तो क्षेत्रफल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखो जब दलदल में फंसा व्यक्ति लेट जाता है तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। देखो पहले कोई व्यक्ति है, ये दलदल है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, ये कोई खड़ा है, तो क्या है, इसका एरिया कम है, कितना, इतना सही तो है। अगर ये लेट जाएगा, ऐसे ऐसे लेट जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ये क्या होगा, धसेगा नहीं, जमीन में नहीं धसेगा। तो क्या करता है, सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होता है, दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाने से हम क्या कर देते हैं, दाब कम कर देते हैं। अच्छा, इसका एक बेस्ट उदाहरण है ट्रक। जितने ज्यादा तगड़े ट्रक होंगे, यानी जो ज्यादा वजन ले जाने वाले ट्रक होते हैं, उनमें टायरों की संख्या अधिक होती है। तुमने देखा होगा कि जितने ज्यादा वजन ले जाने वाले ट्रक होते हैं, उनमें बहुत सारे टायर लगे होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और दाब कम हो जाता है, जिससे सड़क खराब नहीं होती है। ठीक है, और टायर भी नहीं फटते हैं, क्योंकि प्रत्येक टायर पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे टायर लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। मैंने बताया दो टुकड़े हैं, ठीक है, ये क्या, बर्फ के दो टुकड़े हैं, सामान्य रखे हुए, तो दाब का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है गलनांक के। जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया, गलनांक कम हुआ और बर्फ क्या होगी, पानी, इसमें पानी क्या होगा, पानी क्या छुटा, पानी छुटने के बाद क्या होता है, पानी का घनत्व क्या होता है, अगर बर्फ की बात करें तो बर्फ का आयतन अधिक होता है और पानी घनत्व कम होता है, पानी का आयतन कम होता है। देखो बर्फ का आयतन क्या होता है, बर्फ की आयतन की बात करें तो क्या होता है, अधिक होता है। बर्फ का आयतन, बर्फ का आयतन बर्फ का आयतन अधिक होता है। होता है पानी की अपेक्षा। बर्फ का आयतन जो होता है अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे ही हमने दाब लगाया तो गलनांक कम हुआ, गलनांक कम होने के कारण क्या हुआ, पानी पिघला, और पिघलने के बाद क्या हो, पानी बना बर्फ का, तो आयतन कम हुआ, और आयतन कम होने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से बर्फ के टुकड़े चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, किसके कारण होता है, दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है, इस कारण क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस टीन की हल्की छत उड़ जाती है, क्यों। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे मान लीजिए ये छत है, ठीक है, अगर ये ऐसी छत लगी हुई है, अगर मैं ऊपर से इसकी हवा मारूं तो क्या होगा, ऊपर इसका, देखो प्रेशर का मैंने एक सूत्र बताया था, प्रेशर यानी दाब का जो सूत्र होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, वायु के वेग के। अगर हम वेग को बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, छप्पर है, छप्पर रखा हुआ है, ये किसी दीवार पर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये छप्पर रखा हुआ है। अगर हम क्या करेंगे, इस पर हवा चलाएंगे, हवा क्या होती है, देखो जब तेज आंधी वगैरह आती है तो हवा बहुत तेज होती है, इसका वायु का वेग कितना होता है, बहुत तेज होता है, वायु का वेग जो होता है, वायु का वेग अधिक होता है। और नीचे की बात करें
तो नीचे क्या होता है, सामान्य वेग होता है, बिल्कुल सामान्य। तो जब अगर वेग बढ़ जाता है तो दाब क्या हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जब दाब ऊपर कम हो गया और नीचे क्या है, वायुमंडल दाब के बराबर है, यहाँ तो दाब नॉर्मल है, यहाँ दाब क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ऊपर हवा तेज चलने के कारण हो गया दाब कम हो गया। जब दाब कम हो जाएगा तो जिधर दाब कम होता है वस्तु उधर ही तो भागती है, तो ऊपर दाब कम हो जाएगा और नीचे का दाब अधिक हो जाएगा, तो नीचे का दाब क्या करेगा, ऊपर को फेंक देगा छप्पर को, छप्पर उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर वेग अधिक होने के कारण क्या हुआ, दाब कम हुआ और नीचे दाब नॉर्मल था। जब नीचे वाले दाब ने ऊपर को प्रेशर मारा तो ऊपर से छप्पर क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए छप्पर क्यों उड़ता है, क्योंकि दाब क्या होता है, नीचे नॉर्मल ऊपर अधिक होता है, इसके कारण क्या होता है, छप्पर उड़ जाता है। देखो, छत का आकार जटिल होता है नहीं, छतों को कसकर बंधी नहीं होती, ये गलत है। छतों के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह के दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्यों, अगर छप्पर के ऊपर क्या होता है, वेग अधिक होने के कारण दाब कम होता है और छप्पर के नीचे दाब सामान्य रहता है, जिसकी वजह से नीचे दाब अधिक हो जाता है ऊपर की अपेक्षा और छप्पर उड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाती हैं, जिससे, देखो दाब का मतलब क्या रिलेशन बताया हमने, दाब का रिलेशन क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, किससे, क्षेत्रफल से। अगर हम क्षेत्रफल को देखो बढ़ाएंगे, ये क्षेत्रफल है, पूरा नाम लिख लो इससे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अगर हम देखो दाब को घटाना चाहते हैं तो हमें क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हम ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी पर जब ट्रेन निकलती है तो क्या डालती है, पटरियों पर दबाव डालती है, और उस दाब को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे क्या लगा देते हैं, हम वे लगाते हैं, पटरियों के नीचे क्या लगाते हैं, पहले लगे होते थे लकड़ी के फट्टे, अब आजकल क्या होते हैं, कंक्रीट के लगे होते हैं पिलर से। वो क्या करते हैं, दाब को बांट देते हैं। तो दाब को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि हम दाब को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाकर। देखो, झटकों को अवशोषित कर सके, फिर पटरियां सही तरीके से लगने के लिए, पटरियों को समान बनाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम हो जाए। क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी जो दाब लगाती है उस दाब को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें लगाते हैं। ठीक है, कंक्रीट या लकड़ी के ब्लॉक। अगला देखो, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों। देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब, वायुमंडल का जो दाब है, अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर, तो क्या होता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही वायुमंडल का दाब, जब हम पृथ्वी से, यानी हमारी नॉर्मल सतह से, या तो आप पहाड़ी एरिया पर जाएं या आप हवाई जहाज में बैठे, पहली बार अगर आप हवाई जहाज में बैठते थे तो हवाई जहाज में नॉर्मल क्या होता है, वैसे वायुमंडल दाब को क्या करा जाता है, उसमें मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पहाड़ियों पर, जब पहाड़ियों पर तो खुला होता है, जैसे ही आप पहाड़ियों पर क्या होते हैं, वायुमंडल दाब कम हो जाता है और आपके शरीर का जो दाब है वो अधिक हो जाता है। जब शरीर का दाब अधिक हो जाएगा और वायुमंडल का दाब अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी शरीर का दाब, ऐसे मान लीजिए ये है शरीर है, इसका दाब क्या होगा, अधिक होगा, और वायुमंडल का दाब क्या है, वायुमंडल का दाब कम है, कम है। अब कोई जो खून है आपके अंदर, नाक मुंह से, किधर से, नाक से निकलने क्यों लगेगा, कम अधिक दाब से कम दाब की ओर निकलने लगेगा, अधिक दाब से कम दाब की ओर निकलने लगेगा, मतलब शरीर का दाब अधिक है और वायुमंडल का दाब कम है। इसके कारण क्या होता है, रक्त अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लगता है और इसीलिए व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो जैसे ही हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो हमारा वायुमंडल दाब घट जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर का दाब अधिक होता है और वो कम दाब की ओर खून को बहने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। जहाज में फाउंटेन फैन की स्याही बाहर निकलने लगती है, क्यों। ये भी वही है कि
दाब क्या होता है, कम हो जाता है, दब कम, ऊंचाई पे वायुमंडल दाब कम हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, स्याही निकलने लगती है। तो क्या हो जाए, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के दाब में क्या आती है, कमी आती है। इसी के कारण क्या होता है, फाउंटेन पेन का मतलब वो होता है, पहले चलती थी फाउंटेन पेन, उसमें क्या होता था, स्याही भरी जाती ऊपर से, तब लिखा जाता था उससे। तो वही क्या, फाउंटेन पेन जिसमें स्याही भरी जाती है। ये हमारी नॉर्मल पेन नहीं जो बाल पेन होती है, फाउंटेन पेन वो होती है जिसमें स्याही भरी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, यदि पृथ्वी का गुरुत्वमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। देखो ऐसे देखो, स्मॉल जी का सूत्र याद होना चाहिए, ये होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर देखो ये क्या कह रहा है, त्रिज्या को हम 1% कम कर दें, अगर हम त्रिज्या को कम करेंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, इसका जस्ट 2 गुना, कितना 2% बढ़ जाएगा। अगर 1% हम घटाएंगे तो 2% क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे ही हम आर की वैल्यू को घटाएंगे और जी का मान हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबल जाता है। देखो क्या होता है, जब हम पहाड़ी एरिया पर जाते हैं तो वहां क्या होता है, वायुमंडल दाब कम होता है। मैंने अभी बताया आपको, वायुमंडल दाब कम होता है। जब वायुमंडल दाब कम होगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक। क्वथनांक और गलनांक का दोनों रिलेशन समझिए। क्वथनांक का मतलब होता है, गलनांक का मतलब समझिए और क्वथनांक का समझिए। गलनांक क्या होता है, पानी जल्दी बर्फ बन जाए, उसे गलनांक कहते हैं। किस पॉइंट पर बर्फ बनेगा। और क्वथनांक को कहते हैं किस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, देखो अगर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है तो पानी देरी से उबलता है। कितना देरी से, ऐसे मान लीजिए कुकर है, कुकर में क्या करते हैं हम, उसमें दाब ही तो बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी नॉर्मल कंडीशन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। लेकिन जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें दाब बढ़ जाता है, तो वही जो जो हम पानी 100 डिग्री पर उबाल रहे थे वो करीब करीब 150 डिग्री पर जाकर उबलता है कुकर में। क्यों, क्योंकि दाब बढ़ गया और क्वथनांक बढ़ गया। देखो अगर बात करें दाब की, दाब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक के, क्वथनांक से। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करें दाब की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये गलनांक के। किसके, गलनांक के। तो अगर देखो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, ऊंचाई जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्यों उबल जाता है। क्यों, ऊंचाई पर क्या होता है, देखो ऊंचाई पर क्या होता है, देखो जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, कम दाब होने के कारण क्वथनांक भी घट जाता है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब घट गया और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब पानी 100 डिग्री से पहले ही उबलने लगेगा। ठीक है, पहाड़ी एरिया पर क्या होता है, खाना बनाने में इसलिए दिक्कत होती है, अधिक टाइम लगता है क्योंकि वह पानी 100 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब के बराबर या वायुमंडल दाब के आधा। देखो अगर साबुन के अंदर अगर बुलबुला है, अगर उसका वायुमंडल दाब से दाब अधिक होगा तभी वो बुलबुला बना पाएगा। अगर वायुमंडल दाब अधिक हो गया तो वो बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल दाब कम होने के कारण वायुमंडल का, ऐसे मान लीजिए क्या है, बुलबुला है, समझ लीजिए पहले ये क्या है, झाग साबुन का बुलबुला, का बुलबुला है ये, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला है। तो इसमें क्या होगा, दाब जो होगा अधिक होगा, किससे, वायुमंडल दाब से, वायुमंडल दाब। देखो यहाँ बाहर का जो वायुमंडल दाब होगा
वो क्या होगा, कम हो जाएगा किसकी अपेक्षा, यानी सावन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर अधिक होगा और वायुमंडल दाब का प्रेशर कम होगा, तभी बुलबुला बन पाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो अगर सावन का बुलबुला कब बनता है, जब वायुमंडल दाब के इसका दाब अधिक हो जाए। तो सावन के बुलबुले का अंदर दाब जो होता है वो वायुमंडल दाब से अधिक होता है, तभी बुलबुला बन पाता है। अगर वायुमंडल दाब से कम हो जाएगा तो बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, दलदली जगह पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि जो कीचड़ होती है वो कीचड़ क्या करती है, स्नेहक का काम करने लगती है, और स्नेहक क्या कर देता है, चिकनी सतह बना देता है, और चिकनी सतह पर घर्षण कम हो जाता है, इसके कारण हम फिसलने लगते हैं। तो किसके कारण, घर्षण के कारण, घर्षण की कमी हो जाती है। कहाँ, दलदली या चिकनी एरिया पे। जो कीचड़ होता है वो हमारे पैर तथा जमीन के बीच में स्नेहक का काम करता है और हमारा पैर फिसल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो किस बात का क्या होगा, बताइए। अगर हम देखो देखो क्या होता है, देखो अगर पता हो वायु दाब मापी, देखो इसकी तीन कंडीशन होती है, वायु दाब मापी। समय ज्यादा न हो, आहार जल्दी तैयार